10th क्लास हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रखा था लाइट, और लास्ट टॉपिक हमने किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो रिफ्रैक्शन के अंदर हमने सीखा था रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और हमें पता लगा था कि जब लाइट रेयर टू डेंसर चलती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है, और अगर वो डेंसर टू रेयर चल रही है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद हमने जो सीखा था वो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते थे n से, n इज इक्वल्स टू c अपॉन v, दिस इज एब्सोल्यूट। आज हमें करना है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है। ठीक है, ये इसको लैब में देखेंगे और अभी मैं आपको इसको एक वीडियो के थ्रू शो करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ठीक है, हमें देखना है कि इसमें से लाइट का पाथ कैसे हो जाता है। तो देखिए, अगर हमें कोई चीज़ उसकी शेप से अलग दिख रही है तो इसका मतलब लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ है। ठीक है, आपने इसको करके देखा होगा, जैसे आप उसमें एक ग्लास उठाइए, कांच का ग्लास, उसमें पानी भरिए, आप उसके अंदर जब पेंसिल को डालते हैं तो आपको पेंसिल टेढ़ी दिखती है। ठीक है, और हमें दिखता है किसकी वजह से है, लाइट की वजह से। तो पेंसिल रियल में टेढ़ी नहीं होती, वो लाइट टेढ़ी हो जाती है जिसकी वजह से हमें उसकी इमेज टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है, तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। ओके, तो आज हमें ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन करना है। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ इसमें एक नॉर्मल, तो दिस इज नॉर्मल नंबर 1। ओके, तो इंसिडेंट रे आती है हमारे पास इस तरह से, किसी भी एंगल पर आ सकती है, दिस इज एंगल आई। ओके, तो इसको जाना कैसे चाहिए था, एकदम सीधा, क्योंकि लाइट कभी नहीं मुड़ती। ठीक है, लेकिन अगर मीडियम आ गया तो उसको उसका पाथ चेंज करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि ये जो लाइट है ये अपने पाथ से, अब देखो ऊपर एयर है, यहाँ ग्लास है, तो रेयर टू डेंसर आ रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाएगी, तो नॉर्मल के पास आ जाएगी। ओके, इस तरह से लाइट की रे पास आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर इतना हिस्सा अपना हो चुका है, ये हमने पहले पढ़ लिया था। अब हम ऊपर वाले हिस्से को भूल जाते हैं। ठीक है, नीचे वाले हिस्से को देखते हैं। अब नीचे वाले हिस्से में देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ से अपने पास एक और ऐसे नॉर्मल है। ठीक है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखो इस पार्ट को, तो इसमें क्या है, डेंसर से रेयर में जा रही है, यानी कि इस रे को कुछ इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। इस तरह से लाइट ट्रैवल करती है। इज दिस ओके? तो आपके सामने डायग्राम है, अब इसके अंदर हम टर्म्स को लिख देते हैं। हमारे पास एंगल आई आ चुका है। ठीक है, दिस विल बी एंगल आर। ठीक है, अब क्योंकि सेम मीडियम में चल रही है, और दिस इज़ नॉर्मल नंबर 2, दिस इज़ नॉर्मल नंबर 1, दोनों के दोनों नॉर्मल सरफेस के साथ 90 डिग्री पर है। तो कह सकता हूँ कि n1 इज़ पैरेलल टू n2। अब देखो ये z बन रहा है, z बन रहा है ना, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, एंगल आर आ जाएगा। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ई, और इस रे का नाम रखा गया ई आर। दिस वाज द ओरिजिनल पाथ, दिस इज़ द एक्चुअल पाथ। ये ओरिजिनल पाथ होता अगर ये ना आता तो, ठीक है, ग्लास स्लैब ना होता तो ये रास्ता होता। ग्लास स्लैब आने की वजह से वो देखो जाना उधर था, इतना फ़र्क पड़ गया, तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एल डी। ओके, तो अब हम सभी के नाम लिख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले है, ये है अपने पास आई आर, दिस इज़ आर आर। तो सबकी फुल फॉर्म अगर आपसे बात की जाए तो आप सभी को जानते ही हैं, आई आर का मतलब इंसिडेंट रे। ये है हमारे पास सारे के सारे टर्म्स जो हमने इसमें यूज़ की है। सबसे पहले अपने पास आई आर का मतलब इंसिडेंट रे। एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस हम जानते हैं पहले से ही, एंगल आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर रिफ्रैक्टेड रे, ई आर इमर्जेंट रे, एंगल ई है इमर्जेंट एंगल या एंगल ऑफ इमरजेंस। ओके, एंगल ई किसके बीच में बनेगा, नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे के बीच में। इमर्जेंट मतलब इमर्ज होना, जो रे बाहर निकल रही है उसकी बात चल रही है। ठीक है, और एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ई होता है इसके अंदर। और एल डी जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये एंगल का साइन नहीं, ये एल है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द डिस्टेंस या फिर द डिफरेंस बिटवीन, या इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल पाथ which have to follow by the ray and the path follow by
इमरजेंट रे, या फिर आप इसको कह सकते हैं इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। ओके, तो इस तरह से ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन होता है। इज इस ओके? कई बार ये क्वेश्चन में आता है कि ये प्रैक्टिकल के अंदर भी पूछा जाता है, इसको हम करते कैसे हैं, और ये पूछा जाता है कि चलिए इसका डायग्राम बनाइए, और जो लैब या फिर डायग्राम बना हुआ आ जाता है उसमें कहते हैं कि ये 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, आप इनको मेंशन कीजिए कि किस चीज़ का क्या नाम है। ओके, इस तरह से हम इस डायग्राम को बनाते हैं। आप इस डायग्राम को कम से कम भी 2 बार बनाकर देखिए, ठीक है। अब इसको हम रियल में कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंट के रूप में, तो उसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से हमारे पास एक कार्डबोर्ड होगा। ये मेरे पास बुक है, मान लेते हैं ये कार्डबोर्ड है, हम इसके ऊपर ग्लास स्लैब को रखते हैं, ठीक है, और फिर हम यहाँ से इसको देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हमें क्या करना होता है कि पहले हमने इसके ऊपर कार्डबोर्ड के ऊपर रखा ग्लास स्लैब को, और इस तरह से हमने उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी। फिर हमने इसको यहाँ से एक नॉर्मल हम अपनी तरफ से बनाते हैं, और यहाँ से एक लाइन हम अपनी तरफ से खींच लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ आवर फर्स्ट टास्क। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2 पिन लगाते हैं। ओके, we use 2 pin, you can use the thumb pin and whatever pin you want। ओके, तो यहाँ पर हम पिन लगाते हैं, और फिर हम यहाँ से इन पिन्स को देखते हैं कि वो पिन हमें कहाँ दिखाई दे रही है। तो वो पिन हमें जहाँ दिखती है हम वहाँ से उसको देखकर डायग्राम में उसको देखकर हम वहाँ पर 2 पिन और लगा देते हैं। फिर जब हम इनको जोड़ते हैं तो हमें कुछ इस तरह का डायग्राम मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ लेंसेज। तो हमारे पास कितने टाइप के लेंस है, हमारे पास मिरर 2 टाइप के थे, प्लेन एंड स्फेरिकल। और प्लेन मिरर तो सिंगल था, हमारे पास स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप से, पहला टाइप था हमारे पास कन्वेक्स और दूसरा था कनकेव। हमारे पास यहाँ पर जो है कि लेंस 2 तरह के होते हैं, एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये लाइट को इकट्ठा कर देता है, ठीक है। लेंस है जिसके हमें आर पार दिखाई देता है, ठीक है। तो हम जो हमारे स्पेक्ट्स होते हैं उसके अंदर हम लेंस यूज़ करते हैं, और मिरर तो यूज़ नहीं करते, ठीक है। ऐसा कभी होता है कि आपने स्पेक्ट लगाए और आपको उसके अंदर अपनी ही आंखें दिखाई दे रही है, नहीं, हमें बाहर की चीज़ें दिखाई देती है, तो हम उसमें लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे आइज़ के डिफेक्ट, जिसमें किस में कौन सा टाइप का लेंस हम यूज़ करते हैं। तो अभी हमारे पास है लेंस के 2 टाइप, एक कन्वेक्स लेंस, एक कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग, कनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग। हमने जो पढ़ा था मिरर के अंदर वो उल्टा था, कनकेव मिरर था कन्वर्जिंग एंड कन्वेक्स मिरर था डाइवर्जिंग, ठीक है। लेकिन इसके अंदर उल्टा है, लेकिन जो लेंस है वो मिरर से थोड़ा उल्टा ही चलते हैं। देखो मिरर में क्या होता था, लाइट टकरा के वापस आ जाती थी, रिफ्लेक्शन होता था, लेकिन क्योंकि लेंस तो पारदर्शी है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, तो हमें इसके आर पार दिखाई देता है, तो इसके आर पार दिखाई देगा। तो कन्वर्जिंग जो होगा वो इसके राइट हैंड साइड होगा, अगर लाइट लेफ़्ट से आ रही है तो, यानी कि अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो ये इस तरफ कन्वर्ज करेगा, ठीक है। और इसी में यहाँ से अगर लाइट आ रही है तो ये इस तरफ डाइवर्ज करेगा, ओके। मिरर में क्या होता था, इस तरफ कन्वर्ज करता था, उस तरफ डाइवर्ज करता था। तो इस तरह से हम लेंसेज को बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके एक बार लेंसेज की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की, बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके एक बार लेंसेज की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की। ये है हमारे पास कन्वेक्स लेंस का एक आइडिया, ठीक है। देखिए कन्वेक्स लेंस हमें 2 स्फीयर से मिलके बनता है, ठीक है। 2 स्फीयर से हमें कन्वेक्स लेंस मिलता है, पहला स्फीयर और ये दूसरा स्फीयर। अब क्योंकि स्फीयर 2 है तो सेंटर भी 2 होंगे, ठीक है। मिरर के अंदर हमारे पास एक सेंटर होता था, क्योंकि वो एक ही सर्कल से बनता था, एक ही स्फीयर से बनता था। यहाँ पर इसके पास 2 सर्कल है तो 2 होंगे, ठीक है। पहले वाला सर्कल इस तरह से है तो उसका पोल इस तरफ होगा, दूसरे वाला सर्कल इस तरफ है तो उसका पोल इस तरफ होगा। दोनों पोल के बिल्कुल बीच को ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओ। ओ का मतलब यहाँ पर है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो इसके पास 2 सेंटर होंगे, C1 एंड C2। हमने देखा था उसके अंदर सेंटर का हाफ यहाँ पर कहीं फोकस होता था, तो इसके पास 2 फोकस होंगे। तो दिस इज प्रिंसिपल फोकस, दीज आर प्रिंसिपल फोकस, प्लूरल में फोसाई, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस इसके पास 2 होते हैं। 10th क्लास तक F1 एंड F2 की वैल्यू हमारे पास इक्वल रहेगी, और जब आप इसको 12th में पढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है, अपने पास वही है, पुरानी नॉलेज ही है जो मिरर के अंदर हमें सीखा था। अच्छा जी, उसके बाद ये जो लाइन होती है सेंटर वाली, इस लाइन को हम क्या बोलते थे,
प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके अंदर भी इसका नाम प्रिंसिपल एक्सिस ही है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो एफ ये है, एफ ओ और सी एफ ये दोनों इक्वल होते हैं, ये पूरा रेडियस है, दिस इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज़ फोकल लेंथ, और मुझे पता है इसका डबल होता है, तो मैं C1 को 2F1 भी लिख सकता हूँ और C2 को 2F2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, हालांकि अगर हम C1 C2 लिखेंगे तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन आपकी बुक में हर जगह C1 और C2 की जगह 2F1 और 2F2 यूज़ किया है। तो एक हैबिट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसी हैबिट अपने को बुक के अकॉर्डिंग रहेगी वो थोड़ा ठीक रहता है मार्क्स के लिए, अदरवाइज़ कुछ कई बार होता है टीचर विरोध कर देते हैं इस चीज़ का। खैर, हम चाहे तो C1 C2 यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो 2F1 या 2F2 भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये कन्वर्जिंग मिरर है, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस है, और इसके पास इस तरह से हमारे पास डाटा है। ओके, एक बार आप इस डायग्राम को देख लीजिए। इसके अंदर कुछ जो टर्म्स आएंगी वो मैं टर्म्स एक बार आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर अपने पास एक तो फोकस आ गए दो, ठीक है, और क्या क्या आएगा अपने पास, सेंटर आ गई, ठीक है, रेडियस आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर आ गया, ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, जो ये सेंट्रल पॉइंट है इसका, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, अपर्चर, अपर्चर होता है इसकी इफेक्टिव विड्थ कि ये जहाँ कितने हिस्से में रिफ्रैक्शन कर सकता है। ओके, फोकस एंड फोकल लेंथ हमें पता लग गया, और फोकल प्लेन हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस में क्या होगा, इसी टाइप से बनेगा। तो चलिए एक बार कनकेव लेंस को बनाते हैं। ये है हमारे पास कनकेव लेंस, ठीक है, कनकेव लेंस इस टाइप से होगा हमारे पास। अगर हम इसकी बात करें, इसको पहला सर्कल मान लें तो सेंटर नंबर 1 दिस इज़ F1 और यहीं पर P1 होगा, और उसके अंदर दिस इज़ C2, दिस इज़ F2 एंड दिस इज़ P2 एंड दिस इज़ ऑप्टिकल सेंटर, दिस लाइन इज़ प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका अपर्चर है जहाँ पर वो रिफ्रैक्शन शो करेगा। ओके, तो इस तरह से हम कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज को बनाते हैं। ठीक है, अब हमें जो नेक्स्ट चीज़ सीखनी है वो है कि इसके अंदर से जब लाइट पास होगी तो उसका रिफ्लेक्शन किस तरह से होगा। तो जैसे हमने कनकेव मिरर में किए थे कि पहला केस क्या लिया था हमने, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरा लिया था हमने जो पहले हमने लिया था कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है उसका क्या होगा, वो टकराने के बाद F से जाती थी, दूसरी रे ली थी हमने जो F में से पास हो, तीसरी हमने ली थी जो P में से पास हो, और फोर्थ रे थी जो हमने C में से पास हो। ठीक है, तो इन चारों रेस को हम कन्वेक्स और कनकेव के लिए बना के देखते हैं। एक बार इनको देख लीजिए, एक बार आप नोट कर लीजिए। हमें जो बनाने हैं इसमें 6 केसेस बनाने हैं, 3 कन्वेक्स के और 3 कनकेव के, कि रेस का पाथ कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं कन्वेक्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम रे लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जो रे पैरेलल होगी वो टकराने के बाद, इसको हम यहीं से मोड़ देते हैं। ठीक है, वो टकराने के बाद F2 में से पास हो जाएगी, यानी कि आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, F2 में से पास होगी। और अगर हम उसकी बात करें तो इसके अंदर जो पैरेलल होगी वो, क्योंकि ये क्या है डाइवर्जिंग है तो ये फैला देगा, तो ये इस तरह से फैलाएगा कि इसकी नज़रें पीछे वाले F1 की तरफ हो। ठीक है, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड केस अगर हम लेते हैं, पैरेलल थी तो F2 में से पास हो रही थी, लेकिन अगर कोई F से पास हो रही है तो टकराने के बाद या फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, सेम चीज़ इसके अंदर भी होती है। इसके अंदर भी क्या होगा कि अगर कोई रे इस तरह से आ रही है कि इसकी नज़र इस F पर है, तो वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, थर्ड रे की अगर हम बात करते हैं तो अगर वो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो एज इट इज़ निकल जाती है, विदाउट एनी एंगल, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। ओके, सेम चीज़ इसके अंदर होगी। ठीक है, तो ये है रेज के पाथ जो हमें ध्यान रखने हैं। ये इस तरह से हम इसको बना सकते हैं और ये इस टाइप से आपकी बुक में गिवन है। ओके, तो एक बार आप बुक वालों को देखिए। ओके, ये थे आपके रेज डायग्राम, हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं इसके रे डायग्राम्स कैसे बनेंगे। ओके, थैंक यू।